डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल केवी फिजिक्स 12। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कब लेते हैं और क्यों लेते हैं, इसको डिटेल में समझेंगे और फिर हम इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं कि चार्ज का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कब लिया जाता है। देखिए, हम लोगों ने चार्ज की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी चार्ज प्रेजेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के पैकेट्स के फॉर्म में होता है। तो फिर चार्ज का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्यों लिया जाता है? उसका रीजन है कि देखिए, जब तक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रहता है तब तक हम उसका ये ग्रेनरी नेचर लेते हैं, मतलब चार्ज जो है ई के मल्टीपल में मानते हैं। लेकिन जब चार्ज की वैल्यू लार्ज अमाउंट में हो जाती है तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि उस बॉडी पर, उस ऑब्जेक्ट पर चार्ज जो है कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, न कि वो ई के पैकेट्स के फॉर्म में उस बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब चार्ज का अमाउंट ज़्यादा होगा तो हम चार्ज को बॉडी पर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड मानेंगे। तो यही बात हमने लिख रखी है। देखिए यहाँ पर continuous charge distribution, the quantization of charge tells us that charge can exist in the multiple of E, that is charge on an electron, जो कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम है। This happens if charge is very small in quantity. We generally deal with the charge bodies having sufficiently large amount of charge. So we consider that charge on the body is distributed continuously. There are three type of continuous charge distribution. तो चार्ज का अमाउंट ज़्यादा होने पर हम चार्ज को कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड मानते हैं और इस तरह से हमें कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हुए हम देखेंगे कि ये थ्री टाइप ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो पहला हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर क्या होगा कि चार्ज जो किसी वायर पर, किसी लाइन पर, यानी लाइन ऑफ चार्ज हो सकता है या कोई वायर जो है थिन वायर चार्ज हो सकता है। तो यहाँ बताया गया है कि इट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग ए वन डायमेंशनल वायर लाइन कर्व। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इस केस में हम क्या निकालेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। तो जब चार्ज किसी लाइन पर, किसी वायर पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर और लाइन एट ए गिवन पॉइंट। तो यहाँ पर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको कि हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरह से लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू हो गया dq बाई dl। dq क्या है? स्मॉल चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस लेंथ, और इस लेंथ को हमने लिया है dl। ये जो AB लेंथ है, AB इज इक्वल टू हमने ले लिया dl, और dl पर जो चार्ज प्रेजेंट है वो है dq। तो इस तरह से लैम्डा यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा? dq बाई dl। इसी फार्मूले से इसकी SI यूनिट लिख सकते हैं, वो हो जाएगी कूलम पर मीटर। तो इसका कहां पर यूज होगा? कोई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को यूज करके किसी गिवन चार्ज पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, किसी गिवन पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, या उस गिवन पॉइंट पे कोई चार्ज रखा है तो उस चार्ज और ये लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी वायर पर, तो उसके बीच कितना फोर्स लगेगा वो भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कोई पॉइंट P है और जिस पर चार्ज Q नॉट रखा है और उसकी डिस्टेंस इस dl से r है, तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का प्रोसेस वही होगा कि पहले इस dq और q नॉट के बीच लगने वाला फोर्स पता करें कूलम्स लॉ से, और फिर हम जो फोर्स जो लगेगा पर यूनिट चार्ज, एज पर द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा वही इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको हम कैसे
निकालेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द लोकेशन ऑफ क्यू नॉट। क्यू नॉट का जहां पर लोकेशन है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कोई स्मॉल चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, E इक्वल टू होता है K dq अपॉन r स्क्वायर। अब dq की वैल्यू हम लिख लेंगे, dq की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा dl, है ना। इससे dq इक्वल टू हो गया लैम्डा dl, और इसी फार्मूले में हम रखेंगे वैल्यू dq की, क्योंकि हमें पूरा जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है उसकी वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये जो आएगी वो तो DE आएगी, DE इज इक्वल टू K dq अपॉन r स्क्वायर। जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे DE का तो ये E के इक्वल हो जाएगी, और इधर भी हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा K dq अपॉन r स्क्वायर, और dq की वैल्यू हम लैम्डा dl रखेंगे। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है कि E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक K की वैल्यू हो गई, और इंटीग्रेशन लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर, और ये है यूनिट वेक्टर जो कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। और यहाँ पर हम लाइन इंटीग्रल लेंगे, मतलब हमारे पास लिमिट होगी कि ये इंटीग्रेशन इस लाइन के अलोंग लेंगे, और उस लिमिट का यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट P पर निकाल लेंगे। अब दूसरे तरह का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसा कि नाम है कि यहाँ पर चार्ज जो है किसी सरफेस पे 2 डायमेंशनल बॉडी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो किसी पॉइंट पर जो पर यूनिट चार्ज प्रेजेंट होगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट स्प्रेड ओवर ए 2 डायमेंशनल सरफेस इन अ स्पेस। The charge contained per unit area at any point is called surface charge density sigma. तो surface charge density sigma is equal to dq by ds। यहाँ पर हमने एरिया जो है स्मॉल एरिया लिया हुआ है, ये ds लिया हुआ है, ये ds है, और इस पर कितना चार्ज प्रेजेंट है, dq प्रेजेंट है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, dq by ds, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया, और इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। कूलम्ब और ये एरिया की यूनिट, तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। जैसा कि हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तो यहाँ भी हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं यूजिंग दिस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले तो हम इस स्मॉल चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो जी डी इक्वल टू हो जाएगा K dq अपॉन r स्क्वायर, और dq की वैल्यू यहां पर से हम निकाल लेंगे, dq इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ds, है ना। और यहां पर वैल्यू रख करके इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट पता लग जाएगी एट पॉइंट P। तो इंटीग्रेशन करेंगे dE का, तो E मिलेगा हमें, और इधर इंटीग्रेशन कर देंगे, लेकिन हमें इस सरफेस के बारे में पूरा मालूम होना चाहिए, तो सरफेस इंटीग्रल कर लेंगे, लिमिट इस सरफेस के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएंगी, और K dq अपॉन r स्क्वायर, और dq की वैल्यू हम सिग्मा ds लिखेंगे। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू हो गई, और इंटीग्रेशन सरफेस के अकॉर्डिंग होगा, लिमिट्स पता होगी हमें, सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर, और ये r यूनिट वेक्टर उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब तीसरे तरह का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट स्प्रेड ओवर ए 3 डायमेंशनल वॉल्यूम और रीजन ऑफ स्पेस, है ना। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, तो चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम एट ए गिवन पॉइंट, the charge contained per unit volume at any point is called volume charge density, और जिसको कि हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू dq by dv, और इसकी यूनिट जो है इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएंगी कूलम्ब पर मीटर क्यूब। तो ऐसा यूनिट लिखनी है तो वॉल्यूम की ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होगी। तो कूलम्ब पर मीटर क्यूब जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की यूनिट हो जाती है। तो यहाँ पर हमने एक 3 डायमेंशनल बॉडी ले रखी है, और उसका एक छोटा सा वॉल्यूम ले लेते हैं। यहाँ पर मान लिया ये हमने वॉल्यूम लिया जिसकी वैल्यू dv है, और इस पर चार्ज dq प्रेजेंट है।
तो इस डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर, जहां पर ये क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करनी है। तो प्रोसेस देखिए वही है, इस डी क्यू चार्ज और इस क्यू नॉट चार्ज के बीच में फोर्स पता करें, और जो फोर्स लगे कूलम्स लॉ से हम पता कर लेंगे, और पर यूनिट चार्ज जो फोर्स लगेगा वही इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो उसका फार्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट ए लोकेशन ऑफ क्यू नॉट। तो पहले तो हम डी निकालते हैं, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा के डी क्यू, जो इस पर स्मॉल चार्ज प्रेजेंट है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है पी पॉइंट पर, वो इतनी कर रहा है। अब हम डी क्यू की वैल्यू यहां से निकालेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा रो डी बी, यहां पर रख दें डी क्यू की जगह पर और इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाएगी एट पॉइंट पी। और यहाँ पर वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम चार्ज जो है का इंटीग्रेशन होना है पूरे वॉल्यूम का, क्योंकि पूरे वॉल्यूम की वजह से, यानी पूरे वॉल्यूम में चार्ज प्रेजेंट है ना, तो उसकी वजह से पॉइंट पी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हम निकाल लेंगे। मतलब हमें लिमिट्स पता लग जाएंगी इससे, जैसी बॉडी होगी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम v लिख देते हैं, तो E इज इक्वल टू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि k की वैल्यू होती है, और रो डी बी अपॉन आर स्क्वायर, और r एक यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन बताएगा पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इस तरह से देयर इज 3 टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका यूज करके किसी भी गिवन पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, या किसी गिवन पॉइंट पर दूसरा चार्ज प्रेजेंट है तो उस चार्ज और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका और जो गिवन चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा वो भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। तो अब बात करेंगे इसी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो हमने बात की है उसके एक एप्लीकेशन की, जो कि एनसीईआरटी में एज ए प्रॉब्लम दी हुई है, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। इसको डिटेल में समझते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर एक चार्ज रिंग ले रहे हैं, और जिसकी की रेडियस जो है वो क्या होगी, ए, फिगर मैंने बना रखा है। तो प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस। सपोज किया जा रहा है लेट ए चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए रिंग ऑफ रेडियस ए। यहाँ पर मान लिया हम लेते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है ना। तो पॉजिटिवली चार्ज रिंग में क्या लेंगे कि हम यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज रिंग ले लेते हैं, है ना। और इसके सेंटर से, सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जो कि इसके एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। देखिए प्रोसेस वही रहेगा, हम इस रिंग का एक छोटा सा पार्ट लेंगे, ये मान लिया हमने पार्ट लिया इस रिंग का। इस पार्ट की लेंथ जो है वो कितनी है, dl है। तो इस पर चार्ज कितना प्रेजेंट है, सपोज dq चार्ज प्रेजेंट है इस रिंग के स्मॉल पार्ट पर। अब ये जो चार्ज dq है वो पॉइंट p पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो हम पता कर लेंगे, क्योंकि इस पॉइंट जहां पर हमने ये dl लिया है वहां पर हमने c पॉइंट लिख रखा है। तो ये चार्ज जहां पर प्रेजेंट है यानी dq स्मॉल चार्ज, और p पॉइंट की डिस्टेंस हमें मालूम होनी चाहिए, यानी cp मालूम होनी चाहिए। तो cp भी निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। cp इज इक्वल टू हो जाएगा √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना। r ये है, ये है, तो ये cp पता लग गई। अब इस स्मॉल चार्ज dq की वजह से p पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ये आसानी से पता कर सकते हैं, है ना। और वो de होगी, तो वो कितनी होगी, k dq अपॉन ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है, cp का स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट AB। इससे पहले हम इसकी जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल लें, तो लैम्डा इज इक्वल टू होगा चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ, है ना। तो चार्ज क्योंकि Q चार्ज है पूरी रिंग के सरकमफ्रेंस पे
डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, क्यू अपॉन 2πa। तो ये हो गया हमारा लैम्डा। ठीक है, अब कंसिडर्ड ए वेरी स्मॉल एलिमेंट ए बी जिसकी लेंथ dl ली गई है ऑफ द रिंग, द स्मॉल चार्ज dq प्रेजेंट ऑन दिस एलिमेंट ए बी। तो dq की वैल्यू क्या हो जाएगी वो, क्योंकि देखिए लैम्डा इज इक्वल टू होता है dq बाई dl, तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाता है, dq इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा dl। तो dq इज इक्वल टू लैम्डा dl, और लैम्डा की वैल्यू ये है q अपॉन 2πa dl, ये आ गया dq। अब जब dq आ गया तो यहां पर रख देंगे हम dq की वैल्यू q dl अपॉन 2πa, और k की वैल्यू 1/4πε0 होती है, क्योंकि ये रिंग एयर में रखी हुई है या कहीं वैक्यूम में रखी हुई है। तो इस तरह से देखिए प्रोसेस पूरा क्या है उसको शॉर्ट में समझ लें कि यहां पर जो चार्ज स्मॉल चार्ज प्रेजेंट है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, पॉइंट P पर वो dE इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस पॉइंट से जाने वाला एक डायमीटर लेंगे और इस डायमीटर के अपोजिट एंड पर दूसरा हम एलिमेंट लेंगे। ठीक है, उस पर भी चार्ज हम dq ले सकते हैं, उसकी भी लेंथ dl ही लेंगे। अब ये जो एलिमेंट है दूसरा डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट कहते हैं इन दोनों को, तो ये डायमीटर के एंड्स पे जो रिंग के एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन पर जो चार्ज dq है वो पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, एक को तो देख लिया d, उसी तरह से दूसरा जो अपोजिट साइड में होगा वो भी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये हो गया, इधर भी d। अब इस de को रिजॉल्व किया गया, ये एंगल थीटा लिया गया है, तो इसका कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस de cos थीटा हुआ और परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन de sin थीटा हो गया। इसी तरह से जो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट है ये, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी dE है, तो इधर इसका कंपोनेंट हो जाएगा dE cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सियल लाइन के होगा वो dE sin थीटा होगा। इस तरह से एक किसी डायमीटर के एंड्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं यानी जो चार्ज प्रेजेंट हैं उनकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, यानी पेयर ऑफ जो है जो एलिमेंट्स हैं डायमीटर के एंड्स पे। तो हम देख रहे हैं कि जो इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं डी साइन थीटा और डी साइन थीटा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि वो अपोजिटली डायरेक्टेड हैं, और जो अलोंग द एक्सियल लाइन जो होंगे कॉस थीटा वाले एलिमेंट हैं वो एड अप हो जाएंगे, और ये प्रोसेस सारे डायमीटर के लिए अप्लाई होगा। यानी हम रिंग को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे और एक एलिमेंट लिया उसका डायमीट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लिया और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, देखा कि जो है जो एक्सिस के अलोंग एलिमेंट होंगे कॉस थीटा वाले वो एड अप होंगे और परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन वाले वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरह से पूरी रिंग के लिए यही होगा, जो एक्सिस के अलोंग कॉस थीटा वाले एलिमेंट हैं वो सब एड अप हो रहे हैं। तो इस तरह से एडिशन का काम हम इंटीग्रेशन की हेल्प से करते हैं फिजिक्स में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज रिंग हमें पता करना है, तो जो एक्सिस के अलोंग जो एलिमेंट एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट हैं डी कॉस थीटा वाले, बस उन्हीं को हम इंटीग्रेट कर लेंगे और लिमिट जो ले लेंगे प्रॉपर लिमिट, क्योंकि पूरी रिंग की सरकमफ्रेंस चार्ज है ना, तो लिमिट हमारी हो जाएगी 0 to 2πa। इसी को हमने आगे डिटेल में लिख भी रखा जो मैंने अभी समझाया। देखिए पहले तो हमने क्या निकाला, डी निकाला, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग ड्यू टू चार्ज ऑन द एलिमेंट ए बी पे जो डी क्यू चार्ज है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, डी प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1/4πε0 डी क्यू बाई सी पी स्क्वायर, और सी पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वो है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट है, जब स्क्वायर किया तो इसका अंडर रूट हट गया। अब हमने डी क्यू की वैल्यू यहां पर लिख दी है इधर वाले एक्सप्रेशन में। देखिए बाकी तो वही सब कुछ है 1/4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये डी क्यू की वैल्यू लिखी हुई है क्यू डी एल अपॉन 2πa। भाई डी क्यू की वैल्यू कैसे निकाली गई थी, डी क्यू इज इक्वल टू था लैम्डा डी एल, है ना, और लैम्डा की वैल्यू क्या थी, क्यू अपॉन 2πa और इंटू डी एल, तो यही क्यू डी एल अपॉन 2πa ही तो लिखा है, क्यू डी एल अपॉन 2πa, ये डी क्यू की वैल्यू लिख दी गई है। अब अभी जो बात समझा रहे तो वही यहां पर लिखा हुआ है, द डी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, द
d cos theta along the axial line and d sin theta perpendicular to the axial line. The pair of the component perpendicular to the axial line due to two diametrically opposite elements get cancelled out and the component along the axial line get added up. Hence the resultant electric field at point P. कैसे निकालेंगे? जो मैंने अभी बताया था, इंटीग्रेशन करके निकालेंगे. देखिए E इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to 2 pi a dE cos थीटा. dE की वैल्यू अभी जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में लिखी थी वो हमने यहाँ पर लिख दी. 0 to 2 pi a 1/4 pi epsilon नॉट. जो 2 pi a बाद में लिखा था उसको पहले लिख दिया है q dl अपन 2 pi a r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos थीटा. और फिगर की हेल्प से हमने cos थीटा की वैल्यू निकाली है. भाई cos थीटा क्या है? ये है cos थीटा. ये थीटा है, ये r है, ये a है, रिंग की रेडियस है, तो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. अंडर रूट का मतलब पावर 1/2. तो यही हमने यहाँ पर लिख दिया है r अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 1/2. देखिए पावर 1 ये है और 1/2 ये है, तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई होने पे, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. देखिए ये आया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR अपॉन 2 पाई a r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2. और यहाँ पर जो वेरिएबल है जिसका हम ब्रेकअप कर रहे हैं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में, वो क्या है? सर्कमफ्रेंस है. मतलब dl 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 सब टोटल करेंगे तो 2 पाई r के इक्वल होगा. तो लिमिट हमारी 0 to 2 पाई r dl हो गया. यदि dl का वैसे इंटीग्रेशन करते तो dl 0 to 2 पाई a, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन इसका l हो जाएगा 0 to 2 पाई a. अब इसको हम रिप्लेस करें l को अपर लिमिट से 2 पाई a माइनस 0, यानी 2 पाई a आ जाएगी वैल्यू इसकी. इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई a dl, तो वही यहाँ पर आ गया. 2 पाई a से ये 2 पाई a कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ जाता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2. ये हमारा एक जनरल फार्मूला हो गया है जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है. ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस. पॉइंट की डिस्टेंस r है और a जो है उस रिंग की रेडियस है. अब कुछ स्पेशल केस लेते हैं, जैसे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के सेंटर पे पता करनी है. मतलब सेंटर में क्या होगा? r की वैल्यू 0 हो जाएगी. जब यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेंटर पे 0 हो जाएगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इज इक्वल टू 0. अब हम बात करेंगे, यदि हम बहुत दूर कोई पॉइंट लेते हैं, रिंग से काफी दूर पॉइंट ए लें, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? देखिए फार्मूला तो यही रहेगा. कंडीशन है व्हेन r इज वेरी वेरी लार्ज देन a, यानी डिस्टेंस जो है रेडियस के कंपैरिजन में काफी लार्ज है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से a को नेग्लेक्ट कर देंगे, a को हटा देंगे. जब ये हट जाएगा तो r स्क्वायर टू द पावर 3/2 करेंगे तो ये कट जाएगा, तो r क्यूब आएगा डिनोमिनेटर में. एक r ऊपर है तो ये कट जाएगा तो r स्क्वायर आने लगेगा सिंप्लीफाई होने के बाद. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये आ जाता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर. देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला आया है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r. मतलब यदि पॉइंट जो है वो पॉइंट जो लिया गया है वो रिंग से लार्ज डिस्टेंस पे उसके एक्सिस पे लिया गया हो, तो ये चार्ज रिंग इज बिहेविंग लाइक ए पॉइंट चार्ज. यानी पूरी रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रही है. और ये चार्ज कहां पर रखा है? उसके सेंटर पे रखा हुआ है. इट शोज दैट चार्ज रिंग बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज व्हेन द पॉइंट लाइज एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये रिजल्ट आया. अब हम बात करेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जो चार्ज रिंग है उसकी वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी और कहां पर प्रोड्यूस होगी उसको डिटेल में समझते हैं. तो देखिए यहां पर जो फार्मूला है ये है E इज इक्वल टू है QR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. अब यहां पर देखिए ये सब तो कांस्टेंट है, ये क्वांटिटी कांस्टेंट है. वेरिएबल क्वांटिटी है r अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पावर 3/2 है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2.
अब ई मैक्सिमा या मिनिमा पता करने के लिए हमने सीखा है कि मैक्सिमा और मिनिमा पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर इक्वल टू 0 कर देंगे। इससे हमें पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम होगी वो कहाँ पर होगी, कितनी डिस्टेंस पे होगी। तो वही कर देंगे। ये हमने इसको हटा दिया है और केवल हमें डिफ्रेंशिएट करना है इसको मैक्सिमा की पता करने के लिए। फॉर मैक्सिमा जो होना चाहिए, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा यहाँ बात कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, DER अपॉन DR इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस कंडीशन को अप्लाई करके हम R की वैल्यू पता कर लेंगे। तो करते हैं, DER बाई DR करें, तो इसको डिफरेंशिएट करें। कौन से फार्मूले से करेंगे, यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है, कोई फंक्शन है लिखा है y इज इक्वल टू U अपॉन V, जो डिवीजन शो कर रहा है। तो ये और U भी कहाँ पर है, क्या है, x, और x पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम dy बाई dx निकालते हैं। कैसे लिखते हैं कि v इंटू du बाई dx माइनस u इंटू db बाई dx अपान वी स्क्वायर। इस फार्मूले को यूज करके हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, इक्वल टू 0 रख देंगे। देखिए करते हैं। तो इसका हमने डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले तो डिनोमिनेटर लिखा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू आर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, तो बना जाएगा माइनस। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ, आर को एज इट इज लिखेंगे इंटू इसका डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर हमें इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 2r। इसका डिफरेंशिएशन ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट गया, और इक्वल अपॉन क्या लिखेंगे, अपॉन लिखेंगे इसका v का स्क्वायर, मतलब इस डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ नंबर है उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। हालांकि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इक्वल टू 0 लिखेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 के साथ इंटू होकर के 0 बन जाएगा, तो न्यूमरेटर ही रह जाएगा हमारे पास। तो देखिए कैसे करेंगे, ये रह जाएगा न्यूमरेटर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है ना। तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस, सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर और ये हो जाएगा r स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर पावर छूट गई है, पावर यहाँ पर 1/2 आएगी। हमने जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो देखिए r इंटू 3/2 भाई फार्मूला होता है ना, x टू द पावर n dy बाई dx करते हैं तो क्या होता है n x टू द पावर n माइनस 1। तो ये जब हमने किया तो 3/2 जो था पावर हमारी साइड में आ गई, और 3/2 माइनस 1 करने पर ये 1/2 और आना चाहिए था, तो वो लिख दिया। तो अब इस तरह से ये हमें मिल गया 1/2 और इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन लें, देखिए क्या कॉमन है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2 कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, केवल बचेगा 3/2 माइनस 1/2, तो 2/2 और माइनस 3r स्क्वायर यहाँ बचेगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ तो ये प्लस है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0 करेंगे भाई, दो फैक्टर हो गए, ये दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कोई ना कोई फैक्टर तो 0 के इक्वल होगा, ये तो पॉजिटिव है तो ये तो 0 होगा नहीं, तो हमारा ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इससे हम वैल्यू निकालें क्या कि आर स्क्वायर 2r स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर। तो इस तरह से आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर देंगे इसका, तो हमें मिलेगा, देखिए आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट 2। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज रिंग है, वैसे तो प्लस माइनस आया ही, क्योंकि स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस आएगा। तो इस डिस्टेंस पे, कौन सी डिस्टेंस है, प्लस माइनस ए बाई रूट 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग मैक्सिमम होगी, और प्लस भी है माइनस भी है, मतलब उस रिंग के लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी
इस डिस्टेंस पे a अपान √2 डिस्टेंस पे। a क्या है? रेडियस ऑफ द रिंग है। तो r की वैल्यू हमें पता लग गई। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी तो कितनी होगी, इसको हम रख लें इस फार्मूले में तो पता लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ये तो पोजीशन पता हुई हमें कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, वो इस डिस्टेंस पे मैक्सिमम होगी। कितनी होगी वो हम निकाल लेते हैं, है ना। देखिए यहां पर देख लेते हैं फिर से कि जो हमारी r की वैल्यू आई है वो आई है r इक्वल टू आया है a अपान √2 प्लस माइनस। ठीक है, हम प्लस की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं। तो E मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। R की वैल्यू क्या है? A अपान √2 अपान ये R स्क्वायर करेंगे, R की वैल्यू ये है तो ये हो जाएगा A स्क्वायर अपान 2 प्लस A स्क्वायर टू दी पावर 3/2। इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या हो जा रहा है कि Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये a ऊपर रहेगा, इसका ये √2 इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ये क्या हो जाएगा? देखिए 3a स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा ये। तो 3a स्क्वायर बाई 2 टू दी पावर 3/2। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो QA अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या है? √2 है। यहाँ पर इसका क्यूब करना है, फिर रूट निकालना है। तो जब 3 का क्यूब करेंगे रूट निकालेंगे, यानी 3 × 3 × 3 और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 3√3। और भाई a स्क्वायर का 3/2 करेंगे तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में आएगा 2√2, क्यूब करके स्क्वायर रूट करना है तो ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये a ऊपर है और नीचे a स्क्वायर, a क्यूब है, a क्यूब आ रहा है ना, देखिए ना, ये a क्यूब आया तो a क्यूब और से ये a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 ये देखिए ये 2 भी है नीचे, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2Q हो जाएगा और 3√3 a स्क्वायर। ये आई वैल्यू मैक्सिमम की। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है E मैक्स इज इक्वल टू आ रहा है कितना? 2Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3√3 a स्क्वायर। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी? वो प्लस माइनस a अपान √2। a क्या है? रिंग की रेडियस है। और वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? वो इतनी होगी। इस फार्मूले में रख करके जो है वैल्यू पता कर ली, यानी r की वैल्यू जो आई थी वो हमने यहाँ रखी तो ये सोल्यूशन ये आ गया। अब यदि हम इसका ग्राफिकल वेरिएशन देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के दोनों साइड में कैसे वेरी कर रही है, वो ये है ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज रिंग। देखिए ज्यादातर बुक्स में ये वाला ग्राफ बना हुआ है, ये यहाँ पर ज्वाइन नहीं है, थोड़ा ऐसे होगा, ऐसे ये। तो देखिए इस ग्राफ से क्लियर है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ पर E की वैल्यू 0 है सेंटर पे, और फिर जो है इंक्रीज होती चली जा रही है लेफ्ट में भी और राइट में भी। और a√2 डिस्टेंस पर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रही है? मैक्सिमम हो जा रही है, फिर उसके बाद डिक्रीज हो रही है। अच्छा, ये असल में क्या है कि कुछ बुक्स में ये भी ग्राफ दिया हुआ है। तो जैसे राइट ये चार्ज रिंग है ना, इस रिंग चार्ज रिंग के इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये है, यानी पॉजिटिव हमने E को लिया है, E पॉजिटिव ले ली लेफ्ट टू राइट। और जब इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे उसकी डायरेक्शन ये होगी, है ना, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है। तो लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम द रिंग। तो इसको हमने नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लें तो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नेगेटिव E को रिप्रेजेंट करना है तो निश्चित रूप से थर्ड क्वाड्रेंट लेना पड़ेगा हमें। तो ये ग्राफ ज्यादा सही है, विद डायरेक्शन ये लिया गया है। और ये भी यदि हम यहाँ डायरेक्शन का ध्यान न रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिवनेस निगेटिवनेस न रखें, तो ये भी ग्राफ सही हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग
से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पर। और ये इस टाइप के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन एनसीईआरटी में जब दिया गया है तो सीबीएसई एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।